गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ईयर की इस क्लास में आपका स्वागत है। और फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पार्ट यानी प्राचीन भारत के इतिहास में हमने पाषाण युग की सभ्यताओं के बारे में अध्ययन किया था, या पाषाण युग की मानव के जीवन को विस्तृत रूप से हमने पढ़ा था। और सेकेंड पार्ट में हमने जहाँ राजस्थान के इतिहास के स्रोत पढ़े थे, उसी क्लास में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पार्ट में भी प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को हम उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर क्लियर कर सकते हैं। कुछ लास्ट के पुरालेखीय जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो सेम इसमें आएंगे, जो साहित्यिक स्रोत हैं वो इसमें आएंगे। तो इस तरह से वो एक दोनों का मिलता जुलता टॉपिक है। और जब भी हम कभी क्लास में मिलेंगे तो जिसको समझ में नहीं आएगा तो पुनः हम उस टॉपिक को एक बार पढ़ लेंगे। आज हम इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और जहाँ तक मेरा विश्वास है, आपने छोटी क्लासेस में मतलब स्कूल लेवल पर जब आप 12th तक पढ़े हैं तो 12th तक आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत अवश्य पढ़ा होगा, क्योंकि अभी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो निश्चित रूप से जहां आपने इसे सब टॉपिक के रूप में पढ़ा था, आज हम इसको मेन टॉपिक के रूप में यहाँ पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक लगभग यही माना जाता रहा था कि जो वैदिक सभ्यता है वो प्राचीनतम सभ्यता है। लेकिन इसके बाद आप देखिए विभिन्न जो पुरातात्विक खोजें की गई उसके आधार पर ये बात सिद्ध हो गई कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो प्राचीन सभ्यता है, या प्राचीनतम सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। इससे पूर्व हमने पाषाण युगीन मानव को जो पढ़ा था तो वो भी मानव सभ्यता से ही रिलेटेड है, लेकिन एक सुव्यवस्थित प्राचीनतम सभ्यता के रूप में हम सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता को ही लेते हैं। अब इसमें आप देखिए 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज पर्यटक था मैसन, उसने सर्वप्रथम हड़प्पा के खंडरों को देखा। और इसके बाद 1831 ईस्वी में कर्नल बर्गस ने इन हड़प्पा के खंडरों को देखा। और मैसन और बर्गस दोनों के खोजों से ये पता चला कि लगभग 4 किलोमीटर के एरिया में हड़प्पा सभ्यता के खंडर जो हैं वो बिखरे हुए हैं। इससे ये अभिप्राय है कि ये सभ्यता जो थी लगभग 4 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी। इसके बाद आप देखिए 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची तक का जो रेल बिछाने का कार्य है वो अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। उसी समय इस निर्माण कार्य को लेकर के ईंटों की आवश्यकता महसूस हुई, और वहाँ ये जो हड़प्पा का क्षेत्र था यहाँ से ईंटें निकाली गई। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उस समय किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जहाँ से हम ये ईंटें कलेक्ट कर रहे हैं निर्माण कार्य के लिए, वहाँ किसी सभ्यता के अवशेष भी हो सकते हैं। और धीरे धीरे आप देखिए ये जो सभ्यता की खोज का कार्य था वो बढ़ने लगा। लोगों का रुझान था, रुचि जो थी वो उस ओर बढ़ने लगी, और इस क्षेत्र ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य किया। सर्वप्रथम आप देखिए उत्खनन का कार्य जो इस क्षेत्र में किया गया था 1920 ईस्वी में हड़प्पा क्षेत्र के उत्खनन का कार्य किया गया। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। और ये उत्खनन का कार्य जो था दयाराम सहानी और माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में सर्वप्रथम किया गया था। आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, या हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी पुकारते हैं। इसका कारण यह है कि सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में जो सर्वप्रथम खुदाई का कार्य किया गया था वो हड़प्पा में ही किया गया था। इसके बाद आप देखिए 1922 ईस्वी में राघव दास बनर्जी के नेतृत्व में 1922 ईस्वी में राघव दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में खुदाई का काम किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मोहनजोदड़ो के भव्य नगर के अवशेष भी
उपलब्ध हुए। अब देखिए, जहाँ सिर्फ एक हड़प्पा की बात कर रहे थे, धीरे धीरे जब खुदाई का कार्य आगे बढ़ता गया तो आप देखिए एक के बाद एक सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर जो थे वो सबके नॉलेज में आए और उन क्षेत्रों की खुदाई का कार्य भी फिर बृहद स्तर से किया गया। और ये बात स्पष्ट होने लगी कि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा नामक स्थान तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इस सभ्यता का विस्तार काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। और अगले टॉपिक के रूप में हम लेंगे इसी में हड़प्पा सभ्यता का उद्गम, यानी हड़प्पा सभ्यता का उद्गम कब हुआ था। इसमें आप देखिए, जब प्राचीन समय में, ये अंग्रेजों के समय में जब रेल निर्माण का कार्य किया गया था, जिस प्रकार से आप देखिए हड़प्पा का स्थल जो था वो लोगों की नॉलेज में आया, इसी तरह से धीरे धीरे और स्थान भी खोजे गए। चूँकि सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी, तो इसके उद्गम स्थल को लेकर के या हड़प्पा का उद्गम कहाँ से हुआ, इस पर भी जो पुरातत्वविद थे उन्होंने गहनता से निरीक्षण किया और उस क्षेत्र के जो खुदाई कार्य किया गया उससे इसके उद्गम की जानकारी प्राप्त हुई। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता क्या सिर्फ भारत में विस्तारित थी, क्या सिर्फ पाकिस्तान में विस्तारित थी, या भारत और पाकिस्तान के साथ साथ, क्योंकि हम सभी जानते हैं भारत और पाकिस्तान जो दो नाम बने हैं ये 1947 से बने हैं, इससे पूर्व ये पूरा एक ही देश था। लेकिन सर्वप्रथम जो क्षेत्र प्राप्त हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल वो पाकिस्तान से प्राप्त हुए थे, और इस बात को लेकर के पाकिस्तान बड़ा दम्भ भी भर रहा था कि उसके यहाँ प्राचीन सभ्यताएं जो थी वो विकसित थी। लेकिन हमारे यहाँ के विद्वान पुरातत्वविदों के द्वारा जब खोज कार्य किया गया तो पाकिस्तान के इस अहंकार को चूर कर दिया गया कि सिर्फ उसी के देश में प्राचीन सभ्यताओं के स्थल मौजूद नहीं है, बल्कि भारत और इसके साथ साथ अफगानिस्तान आदि देशों में भी ये सभ्यता विस्तारित थी। इसको आप नोट करिएगा। इस सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तरी भारत में गंगा घाटी तक विस्तारित था। और उत्तरी भारत में गंगा घाटी तक विस्तारित था। अब देखिए, इससे बात स्पष्ट हो जाती है, जितनी पुरातात्विक खोजें हुई उन खोजों ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि किसी पर्टिकुलर स्थान पर ये सभ्यता विकसित नहीं हुई थी, बल्कि इसका विस्तार क्षेत्र जो है वो काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। अब बात करते हैं हम इस सभ्यता का काल। बहुत इम्पोर्टेंट सभ्यता रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इस सभ्यता की शुरुआत कब से हुई और ये सभ्यता कब से कब तक अस्तित्व में रही, आप देखेंगे कि हम जैसे जैसे इस प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हो, चाहे वैदिक सभ्यता हो, या फिर कुषाण वंश हो, चाहे मौर्य वंश हो, किसी भी टॉपिक को जब हम लेंगे तो इतिहासकार किसी भी एक मत पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसका कारण है कि प्राचीन इतिहास से संबंधित स्रोत जो हैं उन स्रोतों का अभाव पाया जाता है, इसलिए किसी भी एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आप देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका उद्भव काल जो था उसको लेकर के भी विद्वान इतिहासकार जो हैं वो एक मत नहीं है, और इसके समय काल को लेकर के विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। इसमें सबसे पहला आप लिखिएगा, सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना जाता है। 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना जाता है। वहीं राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार इस सभ्यता का प्रारंभ 3250 ईस्वी से माना जाता है, किंतु ये सभ्यता बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी या विकसित हो चुकी थी।
इसी तरह से आप देखिए डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार ईसा पूर्व 4000 वर्ष पुरानी यह सभ्यता थी। ईसा पूर्व 4000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता थी। तो आप देखिए विभिन्न भारतीय और जो पाश्चात्य विद्वान इतिहासकार हैं उन्होंने इस सभ्यता के काल को लेकर के विभिन्न खोजों, अपने निरीक्षण और अपने अध्ययनों के आधार पर इसका अलग अलग समय निर्धारित किया है। इसी तरह से आप देखिए जो मोर्टिमर व्हीलर थे, व्हीलर के अनुसार इस सभ्यता का काल जो था वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व है। अगले टॉपिक में आप इसको लिखेंगे, इसी में इसकी सभ्यता काल को लेकर के रेडियो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का विकास। रेडियो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार ये देखिए पुरानी वस्तु के आधार पर जो समय निर्धारण का कार्य उसमें ये पद्धति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके आधार पर उन वस्तुओं की जो आयु है उसको निश्चित कर सकते हैं, अर्थात वो वस्तु कितनी पुरानी है और किस सभ्यता से रिलेटेड है या किस युग से रिलेटेड है, उसे हम इस पद्धति के माध्यम से इजीली क्लैरिफाई कर सकते हैं। आधुनिक पद्धति है। तो रेडियो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का विकास काल 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है और अधिकांशतः इस पद्धति के अनुसार ये जो इसका समय काल निर्धारित किया गया है वो समय काल अधिक प्रामाणिक माना जाता है। अब हम बात करते हैं सभ्यता के निर्माता की। आप देखिए कोई भी सभ्यता विकसित हुई तो निश्चित रूप से उस सभ्यता को विकसित करने वाले लोग या विकसित करने वाले मनुष्य ही होंगे। अब इस सभ्यता के निर्माता को लेकर के भी जिस तरह से सभ्यता के काल को लेकर के इतिहासकार एक मत नहीं है, ठीक उसी प्रकार से आप देखिए इस सभ्यता के निर्माता कौन थे इस बात को लेकर के भी इतिहासकार एक मत नहीं है। और इसमें आप देखिए 3 मान्यताएं प्रचलित हैं। उन 3 मान्यताओं में आप पहली मान्यता के अनुसार लिखिएगा। पहली मान्यता के अनुसार इस सभ्यता के निर्माता प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलियन, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन थे। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलियन, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन थे। दूसरी मान्यता के अनुसार लिखिएगा। दूसरी मान्यता के विद्वानों की मान्यता है कि इस सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे या इस सभ्यता के निर्माण या विकास का श्रेय द्रविड़ों को दिया जाता है। इसमें आप देखिए द्रविड़ों को इस सभ्यता का निर्माता मानने का जो सबसे अधिक समर्थन किया है वो सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया है। तीसरी मान्यता के अनुसार लिखिएगा। तीसरी मान्यता के विद्वानों में लक्ष्मण स्वरूप, रामचंद्रन, शंकरायन, दीक्षितार तथा पुलास्कर प्रमुख हैं, जिनके अनुसार आर्य इस सभ्यता के निर्माता थे, अर्थात इस सभ्यता के विकास में आर्यों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस तरह से आप देखिए ये 3 महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं इस सभ्यता के निर्माताओं को लेकर के। जिस तरह से हमने पॉइंट वाइज इस सभ्यता के काल को लिखा था, ठीक इसी प्रकार से इस सभ्यता के निर्माताओं को भी आप इसी तरह से क्रम वाइज आप लिखेंगे पॉइंट्स के रूप में। अब बात करते हैं, आप देखिए ये जो सभ्यता थी इसको नगरीय सभ्यता माना जाता है। नगरीय सभ्यता से अभिप्राय
जिस सभ्यता में निश्चित रूप से बड़े बड़े नगर रहे होंगे या जिस सभ्यता में बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ होगा, उस सभ्यता को ही हम नगरीय सभ्यता के रूप में ले सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को भी एक नगरीय सभ्यता की श्रेणी में रखा गया है। निश्चित रूप से इसका जब खुदाई कार्य किया गया था तो उस खुदाई कार्य में कुछ महत्वपूर्ण नगरों की प्राप्ति हुई थी और संभवतः उसके नाम आपने सुने भी होंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा एंड लोथल। ये इस सभ्यता के प्रमुख नगरों के रूप में जाने जाते हैं और यही कारण है कि सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। हम सभी जानते हैं नगर जो है वो बड़े व्यवस्थित बने होते हैं और आज से यदि हम हजारों वर्ष पूर्व इस सभ्यता के नगरों की व्यवस्था को देखें तो जिस प्रकार से इन्हें व्यवस्थित किया गया था, इन नगरों का निर्माण किया गया था, उसे देख करके इस बात पर बड़ी हैरानी भी होती है कि इतने हजारों वर्ष पूर्व मनुष्य ने व्यवस्थित ढंग से इन नगरों को विकसित किया था। एक नगर के लिए, एक नगर की सुव्यवस्था के लिए जिन अनिवार्य आवश्यकताओं का होना ज़रूरी होता है, वे सारी अनिवार्य आवश्यकताएं इस सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में हमें देखने को मिलती हैं। जैसे अच्छी सड़कों का होना, जैसे ऊंची बढ़िया इमारतों का होना, मजबूत इमारतों का होना और सुख सुविधाओं से संपन्न होना, ये नगरों की विशेषताएं मानी जाती हैं। और यदि हम इसको विस्तृत रूप से अध्ययन करें तो हम इस बात को पाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे निश्चित रूप से इन सुविधाओं से परिपूर्ण थे। अब इसके बाद इन नगरों में जो नगर व्यवस्थित थे उसमें किस प्रकार से भवन आदि की व्यवस्था की गई थी, किस प्रकार से उनका निर्माण कार्य किया गया था, इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है दुर्ग या गढ़ी। आप देखो, आप राजस्थान का इतिहास भी पढ़ेंगे और दुर्गों के बारे में आपने काफ़ी सुना पढ़ा भी होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ने दुर्गों को देखा भी होगा, क्योंकि हमारा राजस्थान प्रदेश जो है वो दुर्गों के लिए भी प्रसिद्ध है। विभिन्न शासकों के द्वारा यहाँ सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से दुर्गों का निर्माण कराया गया था। युद्ध काल में यहाँ सेना, युद्ध सामग्री और ज़रूरत पड़ने पर प्रजा को सुरक्षा की दृष्टि से इन दुर्गों में शिफ्ट कर दिया जाता था। लेकिन ये परिस्थितियाँ थी मध्यकाल में और आधुनिक काल में। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो यदि हम देखें इतने हजारों वर्ष पूर्व जब ये सभ्यता स्थापित हुई थी तो इस सभ्यता में भी गढ़ी या दुर्ग का निर्माण किया गया था, क्योंकि प्राचीनतम सभ्यता है और उस समय युद्ध आदि का इतना खतरा नहीं होता था। लेकिन फिर भी सुरक्षा को देखते हुए इस सभ्यता में जो शहर या नगर होता था उसके एक ऊंचाई वाले स्थान पर इस गढ़ी या दुर्ग का निर्माण किया जाता था। अब देखिए इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा कि इसके अंदर निश्चित रूप से जो समाज का या शहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति था वो रहता होगा और उसके ऊपर पूरे नगर या शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती होगी। तो जब ये गढ़ी या दुर्ग ऊंचाई पर बनाया जाता था तो इसके पीछे उद्देश्य रहता था कि वहाँ से जो एक प्रशासक की भूमिका संभवतः निभा रहा था वह अपने समस्त नगर को किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करे, और ये तभी संभव था जब वो अपने निवास स्थान से पूरे नगर या शहर को अच्छी तरह से वॉच कर सके। इसी दृष्टि से शायद ये गढ़ी या दुर्गों का निर्माण किसी ऊंची पहाड़ी पर किया गया था ताकि वहाँ से पूरा नगर या शहर दिख सके और उसका निरीक्षण अच्छे प्रकार से किया जा सके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर के नगर या शहर में घुस गया हो, किसी प्रकार की कोई भी असुविधा या असुरक्षा का मामला जो था उसको अपनी तीखी दृष्टि से पहले ही इस गढ़ी में रहने वाले प्रशासक अधिकारी द्वारा भांप लिया जाता था। तो इस तरह से पूरे नगर या शहर की सुरक्षा को देखते हुए इन गढ़ी या दुर्गों का निर्माण भी किया गया था। ये सिंधु
घाटी सभ्यता की विशेषताओं में आप इसको मेंशन अवश्य करना है, आपको अनिवार्य रूप से करना है, गढ़ी और दुर्गों का निर्माण। इसके बाद हम सिंधु घाटी की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में लेते हैं सड़कें और नालियाँ। आप देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा वर्तमान में भी सफाई अभियान को लेकर के या सफाई के प्रति, स्वच्छता के प्रति सतर्कता बरतने के लिए बार बार लोगों को प्रेरित किया जाता है, जागृत किया जाता है। बड़े बड़े अभियान इस संदर्भ में चलाए जाते हैं और हमारे देश के बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी इस अभियान से जुड़े हुए हैं। इसके पीछे उद्देश्य लोगों को सफाई और स्वच्छता जो है उसके लिए लोगों को जागृत करना है। ये बात करते हैं आज के आधुनिक युग की, लेकिन हजारों वर्ष पूर्व स्थापित इस सिंधु घाटी सभ्यता में भी सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। आप देखिए बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जाती थी और विद्वानों का ये मानना है कि ये जो सड़कें बनाई गई थी वो इस तरह से बनाई गई थी कि जब हवा चलती थी तो ये सड़कों पर जो कचरा होता था वो स्वतः ही साफ हो जाता था। साथ ही साथ आप देखिए आज हम जिन चीज़ों को देखते हैं कि सड़कों के किनारे पर डस्टबिन रखे होते हैं या कचरा पात्र रखे होते हैं ताकि हमारा जो भी अपशिष्ट है हम उसे उसमें डाल सकें, जिससे हमारी सड़कें स्वच्छ रह सके, सफाई से रह सकें, ताकि जब हम उन सड़कों पे से निकले तो हमें किसी बीमारी आदि का खतरा उत्पन्न ना हो। साथ ही साथ आप देखिए ये जो सड़कें थी वो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और इन पूरे शहर की जो गंदे पानी के निकास की व्यवस्था थी वो इन नालियों के माध्यम से की गई थी, चाहे वो घरों का हो, चाहे वो किसी ऑफिस दफ्तर का हो। यदि इस तरह की कोई व्यवस्थाएं थीं तो उन सभी जगह का जो गंदा पानी था उसके निकास की व्यवस्था इन नालियों के माध्यम से की गई थी। तो यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता से वर्तमान की तुलना करें तो निश्चित रूप से उस समय जबकि पूर्णतः साधनों का अभाव, पूर्णतः साधन उपलब्ध नहीं थे, उस कंडीशन में भी सड़कों और नालियों की व्यवस्था जो की गई थी वो निश्चित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। आज की इस क्लास में हम अपना टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता की अन्य विशेषताओं के साथ पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।